सो हेलो एंड वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है होल्ड ऑन टू योर मनी, जेफ बेजोस वार्न्स ऑफ रिसेशन। अमेजॉन सीईओ जेफ बेजोस ने हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर नियर फ्यूचर में होने वाले जो स्पेकुलेशंस है उनसे रिलेटेड जेफ बेजोस का स्टेटमेंट है। जेफ बेजोस का स्टेटमेंट किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी से एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है और क्या उनके स्टेटमेंट के मायने हैं और क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये हम समझेंगे। जेफ बेजोस अमेजॉन के फॉर्मर सीईओ है, वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी है, तो नो डाउट इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट मायने रखता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से ही काफी कंपनीज के शेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं जेफ बेजोस का स्टेटमेंट क्या है और किस ओरिएंटेशन से इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। हमारे आज के टेबल ऑफ कंटेंट रहेंगे। सबसे पहले हम रिसेशन के बारे में समझेंगे क्योंकि रिसेशन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा, क्या एडवाइस जेफ बेजोस द्वारा दी गई है इससे निपटने के लिए और इसके क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकते हैं नियर फ्यूचर में। और फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता है और किस तरीके से इसके इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। दोनों चीजें हम कंक्लूजन में देखेंगे। सबसे पहले से अगर मैं रिसेशन की बात करूं तो रिसेशन देखिए तीन टर्म्स इसमें यूज की जाती है। सिग्निफिकेंट, वाइड स्प्रेड और प्रोलॉन्ग्ड डाउन टर्न है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जैसे ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पीक पर पहुंची उसके बाद इसका जैसे ही डाउन टर्न होना शुरू हुआ तो इस पूरे पीरियड को रिसेशन का नाम दिया जाता है। और टेक्निकली अगर मैं थंब रूल की अगर बात करूं तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में, इकोनॉमिक क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखी जाती है दैट इज रेफर्ड एज द रिसेशन पीरियड। लेकिन क्योंकि आज के समय में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है और इकोनॉमिक जो जीडीपी रेट है वो दो क्वार्टर में नेगेटिव होना या फिर स्लो डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रांगली रिसेशन को इंडिकेट नहीं करता। इसीलिए अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेजर्स लिए जाते हैं और ज्यादा कंपोनेंट्स पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं ताकि फाइनली हम एक रोबस्ट कंक्लूजन पे पहुंचे कि इकोनॉमी हमारी रिसेशन में है या नहीं है। हालांकि थंब रूल अगर आपसे पूछे तो थंब रूल आज भी यही है कि दो नेगेटिव क्वार्टर्स जो है जीडीपी का है तो दैट विल बी रिफर्ड एज ए इनिशिएशन ऑफ ए रिसेशन पीरियड। रिसेशन की अगर मैं फिर से थोड़ी सी बात में रिपीट करूं तो सिग्निफिकेंट, प्रोग्रेसिव और परसिस्टेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। ऐसा ना हो कि बीच में ही बढ़ रही है फिर हमारा ड्रॉप हुआ फिर बढ़ी फिर ड्रॉप हुआ, दैट इज नॉट कॉल्ड एज रिसेशन। रिसेशन में आपका एक प्रोलॉन्ग्ड डिक्लाइन रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी लंबे समय तक और सिग्निफिकेंट भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0.001% का चेंज हो रहा है, काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज में वो डाउन टर्न आपको शो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की जो आजकल जितनी ज्यादा स्टडी हो रही है तो डिफरेंट उसके ओरिएंटेशंस निकल रहे हैं। काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि रिसेशंस लेंथ फ्रॉम द प्रायर एक्सपेंशन पीक टू द डाउनटर्न्स ट्रफ। ये देखिए एक्सपेंशन का ये पीक हुआ, जैसे कोई भी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही थी तो इकोनॉमी एक्सपेंड करते करते अपनी पीक पे पहुंचने के बाद फिर वो रिटार्ड होना शुरू हुई, डाउन टर्न उसका शुरू हुआ। डाउन टर्न भी एक लास्ट मिनिमम मोमेंट पे जाएगा और उसके बाद ये वापस से रिवाइव करना शुरू होगा। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस एक्सपेंशन वाले पॉइंट से लेकर डाउन टर्न का ये जो ट्रफ है यहां तक ये पूरा पीरियड जो है रिसेशन का पीरियड कहलाया जाएगा। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक्स की परिभाषा है रिसेशन को डिफाइन करने की। रिसेशन का कोई भी फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, ये कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है और कुछ सालों तक भी चल सकता है। इसका ये स्पेसिफिक पीरियड नहीं है बिकॉज डिपेंड करता है कि कितना जल्दी गवर्नमेंट ने या मार्केट फोर्सेस ने इसको टैकल करने के लिए स्टेप लिए हैं, कितनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई गई है, कितना मार्केट में फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है इसको निपटने के लिए। तो कितना जल्दी रिवाइवल होगा ये डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स पे। ये कितना लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जेफ बेजोस के स्टेटमेंट अगर आगे हम पूरे इंटरव्यू के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उसको अगर मैं एज इट इज आपके सामने रखूं तो उन्होंने कहा कि टेक सम रिस्क ऑफ द टेबल। आगे उन्होंने कहा कि कीप सम ड्राई पाउडर ऑन हैंड। कहने का मतलब है आप अपने पास जो कैश है थोड़ा सा संभाल के रखिए, कैश को अभी इन्वेस्ट करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क रिडक्शन वुड मेक द डिफरेंस फॉर दैट स्मॉल बिजनेस इफ वी डू गेट इनटू इवन मोर सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जेफ बेजोस यहां कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर हम सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं तो स्मॉल बिजनेसमैन जो है उनके लिए ये बचाया गया कैश, ये सम ड्राई पाउडर ऑन देयर हैंड, जो बचाया गया कैश है वो आगे जाके संकट मोचन जड़ी बूटी साबित होगा। वो उसे उस इकोनॉमिक रिसेशन से उभार पाएगा। संजीवनी बूटी वो कैश ही उस वक्त उनका साबित होगा। जेफ बेजोस का इशारा कैश ऑन हैंड रखने की तरफ किया गया है और स्मॉल बिजनेसमैन को टारगेट किया गया है बिकॉज हम सब जानते हैं कि जैसे रिसेशन पीरियड इनिशिएट होगा और वो प्रॉब्लम टाइम तक कंटिन्यू रहेगा तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो स्मॉल बिजनेसमैन पे पड़ेगा। बड़े बिजनेसमैन अपने क्रेडिट फैसिलिटीज को इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि वो उसको सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनका पूरा का पूरा वर्चस्व ही रिसेशन पीरियड में खत्म हो जाता है। तो इसीलिए स्मॉल बिजनेस को ये टारगेट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट के द्वारा। माई एडवाइस टू पीपल टेक सम रिस्क ऑफ द टेबल। फिर से उन्होंने ये बात कही है कि आप अपना सा जो रिस्क है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें। इफ यू आर गोइंग टू मेक ए परचेज, अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो उसे प्लीज स्लो डाउन करें और उसे थोड़ा सा पोस्टपोन करें। कीप दैट कैश, कीप दैट पाउडर ऑन योर हैंड, सी व्हाट हैपेंस, टेक सम रिस्क ऑफ द टेबल, एडवाइजेस बेजोस। बेजोस का कहना है कि आप अगर परचेज करना चाह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर लग्जरी गुड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को रोक दीजिए और कुछ समय के लिए उस कैश को बचा के रखिए क्योंकि नियर फ्यूचर में इकोनॉमिक सिचुएशन काफी वोलेटाइल है। यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक जीडीपी जो ग्रोथ है उसके डेटा अगर लगातार हम देखें, चाइना के देखें और बड़ी इकोनॉमिक्स के अगर हम देखें तो वो सेटिस्फैक्टरी पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिखा रहे हैं और आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक सिचुएशन वोलेटाइल हो सकती है। और 2013 में जेफ बेजोस का मानना है कि 2008 जैसा ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। इसीलिए जो स्मॉल बिजनेसेस है
उनका अगर सर्वाइव करने का मन है तो उनको कैश अभी होल्ड करने की जरूरत है। जेफ बेजोस ने अपने स्टेटमेंट के द्वारा मार्केट में यह संदेश देना चाहे। बेजोस अपने एडवाइस में आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर आप कुछ परचेज करने का सोच रहे हैं, जैसे बिग स्क्रीन टीवी आप लाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना ज्यादा आपको अभी जरूरत नहीं है आपकी कंपनी में, यू माइट वांट टू वेट, होल्ड ऑन टू योर मनी एंड सी व्हाट हैपेंस, व्हाट ट्रांसपायर्स। कुछ समय के लिए आप अपने परचेज एक्सपेंडिचर रोक दीजिए और थोड़ा सा वेट करके देखिए कि इकोनॉमिक सिचुएशंस किस तरफ आगे बढ़ती है। द सेम इज ट्रू विद न्यू ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर और व्हाटएवर एल्स। किसी भी चीज में अगर आप एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं जिसे आप रोक सकते हैं, तो बेजोस का कहना है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। जस्ट रिमूव सम रिस्क फ्रॉम द इक्वेशन बिकॉज आगे आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड वोलेटाइल रह सकता है। द इकोनॉमी डज नॉट लुक ग्रेट राइट नाउ। जैसा कि हम आईएमएफ के रिसेंट डेटा दे सकते हैं। हालांकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के इकोनॉमिक जीडीपी रेट्स के डेटा है वो फिर भी सेटिस्फैक्टरी है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। पर ग्लोबल लेवल के अगर हम ट्रेंड देखें तो इतने सेटिस्फैक्टरी डेटा हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। इसीलिए जेफ बेजोस कह रहे हैं कि जो कैश है, जो कैपिटल आपके पास अभी है, उसको थोड़ा सा सेविंग में रखने की जरूरत है। इसके बाद ही जेफ बेजोस ने जो रिसेंटली बड़े बड़े ले ऑफ्स देखे जा रहे हैं, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर की अगर मैं बात करूं तो बड़े ही मेजर, बहुत ही लैंडमार्क ले ऑफ्स यहाँ पे किए गए। ले ऑफ से मेरा मतलब है मास में इंप्लॉइज को बाहर निकाला गया है, उन्हें नौकरी से निकाला गया है। तो ये जो बड़े बड़े ले ऑफ्स होते हैं, किसी भी रिसेशन पीरियड की जब शुरुआत होती है तो ये ले ऑफ्स उसकी निशानी होती है। कंपनीज अपने एक्सपेंडिचर को, जो कंपनीज कैश में और सब में सेविंग्स में बचत नहीं करती है और एंड टाइम में जब उसे फैसला लेना पड़ता है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, तो सबसे पहला स्टेप जो कॉस्ट कटिंग का होता है उनका ले ऑफ का रहता है। मास में ले ऑफ किया जाता है ताकि इंप्लॉइज का, अलाउंसेस का, इन सब का कॉस्ट कटिंग किया जा सके और वो कॉस्ट कटिंग रेवेन्यू में कन्वर्ट करके अपने दूसरे सेक्टर्स में इनपुट किया जा सके ताकि रिसेशन में वो कंपनी सर्वाइव कर सके। तो ये बड़े बड़े ले ऑफ्स, जेफ बेजोस का कहना है कि अभी ये शुरुआत है और ये ले ऑफ्स आगे आने वाले पीरियड में और देखे जाएंगे। और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए तो ये एडवाइस रहेगी कि आप अपना कैश बचा के रखें, क्योंकि स्मॉल बिजनेस तो ले ऑफ की कंडीशन में भी नहीं रहते, वो डायरेक्टली क्लोज हो जाते हैं रिसेशन पीरियड में। अभी एडवाइस को और एक्सपेंड करते हुए कहते हैं कि स्मॉल बिजनेस जो है ऑनर्स टू पुट ऑफ परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट्स इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग देयर कैश रिजर्व्स। जो बात मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, बेजोस का इशारा है कि जो कैश आपके पास है, जो कैपिटल अभी आपके पास है, वो आपके पास अभी अपने हाथ में रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि रिसेशन का जो पीरियड है वो प्रोलॉन्ग रहेगा और 2008 जैसा ग्लोबल रिसेशन आएगा, जिससे स्मॉल बिजनेस जो है उनको सर्वाइव करने के लिए कैश रिजर्व्स रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। और एट द मोमेंट उसी टाइम पे उनको न तो कैपिटल मार्केट से प्रोवाइड हो पाएगी और वो नई सिचुएशन में रहेंगे कि अपने प्रॉफिट को या फिर रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए कैश रिजर्व्स को अभी से बचाने की सलाह जेफ बेजोस दे रहे हैं। इस इंटरव्यू में और भी उन्होंने अपनी आगे के प्लान्स के बारे में बताया, किस तरीके से अपनी मोस्ट ऑफ दी बल्क ऑफ हिज फॉर्च्यून है वो किस तरीके से अपने डोनेट करेंगे, अपनी कमाई को आगे यूज करेंगे। इस बारे में थोड़ी इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी। और जैसा कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मैं बात करूं तो इनकी नेट वर्थ जो है $123 बिलियन है और ये वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। इसीलिए इनकी एडवाइस को, इनकी स्पेकुलेशन को इतना सीरियसली लिया जा रहा है। अगर मैं इनके स्टेटमेंट की या रिसेशन की इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में बात करूं तो जैसे ही इकोनॉमी में रिसेशन शुरू होता है, इकोनॉमी स्टैग्नेट होना या फिर रुकना शुरू हो जाती है, ड्रॉप ड्यू टू एम्प्लॉयज स्लैशिंग आवर्स और रिड्यूसिंग देयर वर्कफोर्स, इनकम इनइक्वालिटी भी आपको हूबहू अपने सामने दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करूं तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती है, हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में या फिर अलग अलग सेक्टर्स में ये होती है, पर एज इट इज सामने नहीं दिखाई देती है। बट रिसेशन पीरियड में इकोनॉमिक inequality is a major factor that can be directly observed in any organization। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, स्मॉल लोअर क्लास या स्मॉल सैलरी पर्सन है, मिडिल क्लास सैलरी पर्सन है, रिसेशन के द्वारा सबसे ज्यादा फर्क उसी क्लास को पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि रिसेशन में जो बड़े लोग हैं, बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बिग सैलरी एम्प्लॉयर्स है, वो अपने क्रेडिट्स को मैनेज कर लेते हैं, उनके पास इतना कैश रिजर्व्स, इतनी सेविंग्स भी होती है कि वो रिसेशन को सर्वाइव कर जाते हैं। इसीलिए मिडिल और लोअर क्लास का जो पर्सन है या फिर स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके लिए जेफ बेजोस की एडवाइस ज्यादा रेलेवेंट है। इकोनॉमिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो राइजिंग कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल्स की, उसको कट करने के लिए यूजुअली क्या किया जाता है, यूजुअली ले ऑफ्स का रास्ता अपनाया जाता है। In response to the rising cost of raw material, businesses usually cut back on production during a recession and manufacturing activity declines। जैसे ही आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, आप चाहेंगे कि मैं अभी अपना प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देता हूं क्योंकि मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा है या फिर मुझे नुकसान होने लग गया है। और जैसे ही आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोडक्शन कम करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज डिक्लाइन कर जाएगी और इस डिक्लाइन के कारण जो एक्सपोर्ट्स है वो आपका ड्रास्टिकली गिर जाएगा और जैसे ही एक्सपोर्ट गिरेगा वैसे ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स गड़बड़ा जाएगा और फाइनली आपकी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट है और डिक्लाइन होगी और नेगेटिव रेट उसकी आने लगेगी। और ये जो रिसेशन का साइकिल है या फिर रिसेशन की जो ग्रोथ है वो और डाउनटर्न होती जाएगी और सीवियर होती जाएगी। जैसा कि इंडिया के केस में हम बात करें तो 1962 और 1965 में पाकिस्तान और चाइना वॉर के कारण इतना एक्सपेंडिचर हमारा हो गया कि हमने रिसेशन फेस किया और उसके जस्ट बाद, उस उन्हीं 2-3 सालों के जस्ट बाद हमने 2 टेरिबल सूखों का पीरियड देखा और वो सूखों पड़ने के बाद रिसेशन और उन सूखों का कंबाइंड ये इफेक्ट हुआ कि हमारा
ग्रेन प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 20% से ड्रॉप हो गया। जैसे ही हमारा ग्रेन प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ, क्यूमुलेटिवली हर साइकिल में वो ऐड होता गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हो या सर्विस एक्टिविटीज हो, और फाइनली उसका रिफ्लेक्शन जीडीपी ग्रोथ रेट में हमें दिखाई दिया और नेगेटिव 3.66 रेट हमारी उस वक्त निकल के आई। तो इस तरीके से जिस साल में भी रिसेशन होता है, रिसेशन के साथ साथ अगर सूखा पड़ गया, ड्राउट का भी पीरियड आ गया है, तो मल्टीपल इफेक्ट उसका स्मॉल बिजनेसमैन में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, लोअर मिडिल क्लास जो सेक्टर है उसमें साफ साफ दिखाई देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा। अगर एक एक्सपेक्ट की मैं बात करूं कंज्यूमर स्पेंडिंग की, तो वह है रिटेल सेल। रिटेल सेल क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई रिसेशन का पीरियड शुरू है या कंटिन्यू हो रहा है तो रिटेल सेल ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी, कम होगी, एज द पीपल हैव लेस मनी टू स्पेंड। किसी भी गुड और सर्विसेज को अवेल करने के लिए अगर आपके पास मनी ही नहीं होगी तो आप खर्च कहां से करोगे? और वो मनी अगर आप खर्च करने में सक्षम नहीं हो तो रिटेल सेल जो है उसकी कम्युलेटिव गणना जो है, उसकी कम्युलेटिव मेजरमेंट कम हो जाएगी, उसका फाइनली जो मापन होगा इकोनॉमिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर कम होकर कैलकुलेट होगा, कम होकर मेजर होगा। एज दी retail sales decline, the impact on the economy can be substantial. Businesses may have to lay off workers to reduce cost and some businesses may close. जैसे ही आपने किसी भी कंज्यूमर ने गुड्स और सर्विसेज पे अपना स्पेंडिंग कम कर दिया, वैसे ही सामने बिजनेस पे भी उसका फर्क पड़ना साफ साफ दिखाई दे जाता है। उसके भी बिजनेस का भी जो प्रोडक्शन है उसी रेशियो में डिक्लाइन करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं है। और जिस रेशियो में आपका प्रोडक्शन कम होगा उसी रेशियो में आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और कॉस्ट कटिंग में रिसेशन में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, ले ऑफ का जो तरीका है वो अपनाया जाता है। और जैसे ही ले ऑफ होगा कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट का एक और एंगल आपके सामने निकल के आ जाएगा रिसेशन के पीरियड में। तो इससे एक नहीं, दो नहीं, चेन रिएक्शन के माध्यम से नई प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है रिसेशन जनरेट करता है। इसीलिए रिसेशन जैसे ही किसी इकोनॉमी में आता है तो गवर्नमेंट का और मार्केट फोर्सेस का ये एफर्ट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस दिया जाए और इससे रिवाइवल किया जाए। द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रिकमेंडेड पॉलिसी फॉर एनी कंट्री टू डिग इटसेल्फ आउट ऑफ रिसेशन वो होगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, या फिर इसको कहेंगे फिस्कल स्टिमुलस। इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा डाला जाए ताकि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़े। खरीदने की क्षमता जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही गुड एंड सर्विसेज के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा इकोनॉमी में, और जैसे ही गुड एंड सर्विसेज के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा वैसे ही सेल्स और सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी और उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा वैसे ही इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जैसे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा वैसे ही इनकम जनरेट होगी, और ये साइकिल से, रिसेशन से हम बाहर आ जाएंगे। और ये फिस्कल स्टिमुलस या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी दो तरीकों से अपनाई जाती है, या फिर तो टैक्स में छूट दी जाए या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो की जाए बाय मींस ऑफ मैनी गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, अगर हम रिसेशन के पीरियड में फंस चुके हैं तो हम किस तरीके से उससे बाहर निकल सकते हैं और ये कितना जल्दी हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेशन का एक और एंगल है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ले ऑफ जैसे ही आप करेंगे कॉस्ट रिडक्शन के लिए, फाइनली आपको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। विच टेंड टू इंक्रीज especially from among the low skilled workers due to companies and even government agencies laying off staff as a way of curtailing expenses. Another result of recession is drop out in output and business closures. जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा कंपनीज उसको एडजस्ट करने के लिए ले ऑफ करने लगेगी। ले ऑफ जैसे शुरू होगा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाएगी। इसको निपटने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड सोशल स्कीम्स के थ्रू की जाए, चाहे वो प्राइवेट मार्केट से की जाए, चाहे वो आरबीआई के बॉन्ड की फंडिंग से की जाए, या फिर आरबीआई के जो रेपो रेट्स हैं या मॉनेटरी रेट्स हैं उनमें कटिंग करके किया जाए। किसी भी तरीके से आप अपनी इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें और रिसेशन को जल्दी से जल्दी सर्वाइव करके, रिसेशन को जल्दी से जल्दी निपटा के उससे रिवाइव करने के तरीके अपनाएं। यही एक तरीका है रिसेशन को पीछे छोड़ने का। रिसेशन के पीरियड को जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जाएगा उतना ज्यादा उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स है वो सामने आएंगे। सो दैट वाज ऑल। ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने जेफ बेजोस के इकोनॉमिक स्टेटमेंट को एनालाइज किया और समझा कि किस तरीके से जो रिसेशन है उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। आई होप कि इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू अगर आपके सामने आएगा तो यू विल बी श्योरली एबल टू डील विद इट। थैंक यू वेरी मच।